Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था फिलोसॉफी ऑप्शनल यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। तो फिलोसॉफी ऑप्शनल का हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कैसा पेपर आया था और क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें उनको आंसर करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इस एनालिसिस के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ सेशंस भी दिए थे यूट्यूब पे आपके। तो उसमें मेरे कुछ 4 सेशंस रहे थे, इंडियन, वेस्टर्न, सोशो पॉलिटिकल और रिलीजन, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने बाद में जब एग्ज़ाम जब होने के बाद में जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो ऑलमोस्ट वही सारे टॉपिक्स थे जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया था। और आपने भी देखा होगा क्योंकि आपके सामने मेरे सेशंस भी हैं और जो यूपीएससी का पेपर आया है वो भी आपने देखा है। इसके अलावा जो पेपर आया है इसमें जो क्वेश्चंस हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस जो है वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इतने डायरेक्ट कभी भी नहीं होते थे। इस बार तो ये समझ लीजिए कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है यूपीएससी ने। मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं होते थे, ये कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सीधे सीधे पूछा गया है। और जो क्वेश्चंस सीधे पूछे नहीं गए हैं वो बताए गए हैं कि ये स्टेटमेंट है या फिर ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है या फिर ये थिंकर ऐसा कहता है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। या तो आपको एक्सप्लेनेशन देना था या फिर आपको आंसर करना था, लेकिन दोनों ही केसेस में क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे भी अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे स्टडी मटेरियल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई फिलॉसफी समझ में आ रही है। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपना स्टडी मटेरियल काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाया है। जितनी भी बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कई सारी थीसिस पढ़ के, कुछ रिसर्च पेपर्स को पढ़ के मैंने अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है। उसका रीज़न ये था कि फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल जब आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फिलॉसफी आपका बैकग्राउंड में रहा हो, पहले आपने पढ़ा हो, आप पहली बार फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो अगर आप बुक्स को रेफ़र करते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी लैंग्वेज, वो जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, जिसकी वजह से कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। जनरली ऐसा एस्पिरेंट्स के साथ में होता है, क्योंकि जो बुक्स लिखी गई हैं वो कम से कम ग्रेजुएशन लेवल के लिए लिखी गई हैं और जो जनरल एग्जाम्स के लिए लिखी गई हैं, यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई हैं। उसमें कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं होता, इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते कि कोई नया एस्पिरेंट या फिर कोई पहली बार बुक को पढ़ रहा है या फिर फिलॉसफी को पहली बार पढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने शायद गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा स्टडी मटेरियल अगर आप रेफ़र करते हैं तो इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा भी आपको एविडेंसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। ऐसा हर बार हुआ है कि जितना भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे मेरे स्टडी मटेरियल से आते हैं। मैं जो पीपीटीज़ बनाता हूं क्लास में, जिससे मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं, उन पीपीटीज़ में मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। इसके अलावा मेरी जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, हमारी लाइव क्लास के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं, उसमें आपके इस बार के क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी टेस्ट सीरीज़ और मेरी पीपीटी से ही यूपीएससी ने क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया है। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरे पास। बच्चों ने यहाँ पे जो अपना फीडबैक दिया है पेपर को देखने के बाद में, बच्चे यही बोलते हैं कि सर आपने पीपीटी दे दी थी क्या यूपीएससी वालों को, क्योंकि मेरी जो पीपीटीज़ हैं जिनसे मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, इसके अलावा जो मेरे टेस्ट सीरीज़ हैं, बच्चे यही बोल रहे थे कि सर आपके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गिवन इन आवर टेस्ट सीरीज 2 एंड ऑल्सो डिस्कस इन द लेक्चर्स, जिनको हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। बच्चे कहते हैं ईजी पेपर फॉर अस जस्ट बिकॉज ऑफ सौरभ सर्स टीचिंग, थैंक यू। और ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैंने कहा आपको दिखाऊं क्योंकि ये हमारा फीडबैक है हमारी लाइव क्लासेस का, जहाँ पे हम अपना फिलॉसफी ऑप्शनल को पढ़ते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज भी उसके साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये है कुछ फीडबैक बच्चों का जो कि है हमारे फिलॉसफी की क्लासेस का और हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसका, कि मैक्सिमम पेपर जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज से, टेस्ट पेपर से ही वो आया है, ठीक है। तो ये कुछ हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ये आप देखते हैं। और मैंने भी यही लिखा है कि इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी पीपीटी से अगर आप पढ़ते हैं, मेरे स्टडी मटेरियल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
किसी भी साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठा के देख लीजिए, आप उनके आंसर दे पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता ही नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था और इसको मैं आंसर लिख सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला बैच है फिलोसफी ऑप्शनल का, वो स्टार्ट हो चुका है। आज ही हमारी पहली क्लास थी और इसके जो एडमिशन्स हैं वो 10th को क्लोज हो जाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेपर, ये जो हमारा पेपर 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमेशा लगभग जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जनरली वो प्लेटो अरिस्टोटल से आता है, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट है। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल जो क्वेश्चन था वो कांट से पूछ लिया गया था, लेकिन उससे पिछले साल जो है वो प्लेटो अरिस्टोटल से ही आया था। उससे पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लेटो अरिस्टोटल से आया हुआ है। तो इसको एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। पिछले साल जो क्वेश्चन हमारा था वो प्लेटो के ऊपर था, और मैंने हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मैंने सेशन लिया था यूट्यूब पे, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो मेंस के लिए, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इस बार प्लेटो को पूछा गया है। तो पिछले साल 2023 में प्लेटो को पूछा गया है, तो इस बार इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इस बार जो क्वेश्चन है वो प्लेटो अरिस्टोटल दोनों या फिर अरिस्टोटल से आए, और यही हुआ। इस बार अरिस्टोटल को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्लेटो के साथ साथ अरिस्टोटल को भी मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनाया इन्होंने, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेटोस एंड अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्शन ऑफ फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स की, क्योंकि ये दोनों आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, ग्रीक आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, और दोनों ही मानते हैं जो सब्सटेंस है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो तो आइडियाज और फॉर्म्स ही हैं। दोनों इस बात को मानते हैं, लेकिन दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं फॉर्म्स को लेके वो सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं। डिफरेंस क्या है? अगर बात करते हैं प्लेटो के आइडियाज ऑफ फॉर्म की, जिसको वो आइडियाज बोलता है, फॉर्म्स बोलता है, तो वो ट्रांसेंडेंट हैं। ट्रांसेंडेंट इसका मतलब ये है, वो ये कहता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है स्पेसियो टेम्परल वर्ल्ड में, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे शैडोज हैं, वो अनरियल हैं, और किसकी कॉपीज हैं? वो जो सेपरेट रियल्म में जो आइडियाज और फॉर्म्स हैं उनकी वो कॉपी हैं। इसका मतलब जो फॉर्म्स हैं वो सेपरेट रियल्म में हैं, यानी कि वो ट्रांसेंडेंट हैं। इस वर्ल्ड से जो फॉर्म्स हैं वो ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सिर्फ उनकी एम्पिरिकल कॉपीज हैं, जिनको वो कॉपी थ्योरी में मेंशन करता है। वो कहता है ये सिर्फ शैडोज हैं, वो रियल नहीं है। रियलिटी सिर्फ आइडियाज़ की होती है, फॉर्म्स की होती है, जो कि ट्रांसेंडेंट हैं। अब अगर हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, तो अरिस्टोटल ये कहता है कि जो आइडियाज़ और फॉर्म्स हैं वो दोनों अलग अलग नहीं होते। फॉर्म्स कभी भी जो फॉर्म्स हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग नहीं होती। एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि यहाँ पे जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड, जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड के फॉर्म में देखते हैं, तो वो ये कहता है कि मैटर और फॉर्म दोनों कभी भी अलग नहीं होते। जो कुछ भी है वो फॉर्म प्लस मैटर यानी कि फॉर्म्ड मैटर है, यानी कि मैटर और फॉर्म दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। अगर हम किसी भी चीज़ को जानते हैं तो उसकी फॉर्म की वजह से जानते हैं, और फॉर्म जिसमें होती है वो मैटर होता है। इसका मतलब ये है कि मैटर और फॉर्म कभी भी अलग नहीं हो सकते। दे आर इनसेपरेबल, ओनली मेंटल डिफरेंशिएशन कैन बी मेड, रियल डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जो कुछ भी है ना तो वो मैटर है ना ही वो फॉर्म है। वो कैसा है? वो फॉर्म्ड मैटर है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म्स हैं वो मैटर में इमैनेंट हैं, लेकिन प्लेटो कहता है वो ट्रांसेंडेंट है। यही डिफरेंस है दोनों में। जो अरिस्टोटल है वो प्लेटो का स्टूडेंट है, लेकिन अपने गुरु से वो इसी बात पे डिफर करता है। वो ये कहता है कि जब आप ये बोलते हो कि फॉर्म्स रियल हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप ये बोलते हो कि फॉर्म्स जो है वो मैटर से अलग हैं, सेपरेट रियल में है, इस बात को मैं नहीं मानता। जो मैटर है उसी में फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं इस मार्कर की, तो प्लेटो ये कहेगा कि ये मार्कर सिर्फ मार्कर की फॉर्म की कॉपी है, जो कि स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में है, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो सेपरेट रियल में, यानी कि वो ट्रांसेंडेंट है, इस मार्कर से ट्रांसेंडेंट है। अब अरिस्टोटल ये कहेगा ये मार्कर की जो फॉर्म है वो रियल है, इस बात को तो मैं मानता हूं, लेकिन इसका जो मैटर है और इसकी जो फॉर्म है दोनों अलग अलग हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। इसकी फॉर्म इसी में है, यानी कि वो जो फॉर्म है वो इस मैटर में ही इमैनेंट है, इससे अलग नहीं है। बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लेटो कंक्लूसिवली ये कहता है कि जो फॉर्म्स हैं वो सेपरेट रियल में रहती हैं, चीज़ें सिर्फ उनकी कॉपीज होती हैं, और अरिस्टोटल ये कहता है चीज़ें कॉपी नहीं होती, चीज़ें रियल होती हैं, क्योंकि चीज़ों में उनकी रियल फॉर्म होती है। क्लियर? ये मार्कर इसलिए रियल है क्योंकि इस मार्कर में इसकी फॉर्म है, और इसकी फॉर्म की वजह से ही हमने इसको मार्कर बोला है। क्लियर?
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ डज कांट रिस्पॉन्ड टू ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म विद रिगार्ड टू ए प्रायरी जजमेंट्स डिस्कस 2010। ये हमारा 2024 में ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कांट है, ह्यूम के स्केप्टिसिज्म को, ह्यूम का जो स्केप्टिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से वो हमें स्केप्टिक दिखाई देता है, क्योंकि ह्यूम की थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ह्यूम कौन है। ह्यूम एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है और एम्पिरिसिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि जो रियलिटी है, जो सब्सटेंस है, वो अपने आप में क्या है इसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम चीज़ों को सिर्फ बंडल थ्योरी के थ्रू जानते हैं। और बंडल किसका होता है? चीज़ें जो है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बंडल होती हैं। हम सिर्फ उन क्वालिटीज़ को तो जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें अपने आप में क्या है इनको हम नहीं जानते, उनको हम नहीं जानते। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूम के ए प्रायरी जजमेंट्स की, तो वो कहता है कि ए प्रायरी जजमेंट्स के थ्रू हम चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो एम्पिरिकल होती हैं और ये एम्पिरिसिस्ट है। एम्पिरिसिस्ट का मतलब ये है कि ये विश्वास करता है कि नॉलेज कम्स सोलली फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि आपको चीज़ों की रियलिटी को जानने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ए प्रायरी में क्या होता है? ए प्रायरी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एनालिटिक होते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये तो एम्पिरिसिस्ट है, यानी कि ये तो एक्सपीरियंस में विश्वास करेगा, लेकिन ये कहता है कि एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी हम सब्सटेंस को नहीं जान सकते, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ को देखते हैं, वो अपने आप में क्या है हम कभी भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, अगर इस मार्कर को हम देखेंगे तो ह्यूम ये कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे बस ये पता है कि इसमें कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं। प्राइमरी क्वालिटीज़ है इसका शेप, इसका डिज़ाइन, इसका वेट, इसकी सॉलिडिटी, इसकी प्राइमरी क्वालिटी है। इसका कलर हो गया, इसका कलर जो है वो क्या है, इसकी सेकेंडरी क्वालिटी है। इसकी स्मेल, अगर ये स्मेल करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो इसकी सेकेंडरी क्वालिटी है। तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज से मैं इसको जानता हूं। ये अपने आप में क्या है, इस बात पे मुझे डाउट है। मैं नहीं जानता कि मार्कर अपने आप में क्या होता है, मैं मार्कर को सिर्फ उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज से जानता हूं। ये क्या है, ये अब क्योंकि इसको डाउट है तो इसका मतलब ये स्केप्टिक हो गया, स्केप्टिसिज्म की तरफ चला जाता है। अब कांट जो है, अब कांट जब पढ़ता है इसको, किसको, ह्यूम को पढ़ता है, तो वो उसके स्केप्टिसिज्म को क्या करता है, इसके स्केप्टिसिज्म को वो क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में वो क्रिटिसाइज करता है रैशनलिज्म को, और इसको एम्पिरिसिज्म को क्रिटिसाइज करता है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में। और वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता कि चीज़ों को हम नहीं जानते हैं। हमारी कुछ 12 कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के थ्रू हम चीज़ों को जानते हैं। जो कुछ भी स्पेशियो टेम्परल है, विच मीन्स इट इज फिनोमेना एंड वी कैन नो फिनोमेना थ्रू आवर कैटेगरीज। मेंटल कैटेगरीज, जिनकी वो 12 कैटेगरीज की बात करता है, उन 12 कैटेगरीज के थ्रू हम इनको जान सकते हैं, और सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट्स के थ्रू हम जान सकते हैं। इस तरीके से वो क्या करता है, ए प्रायरी स्टेटमेंट्स को, वो ये कहता है ए प्रायरी स्टेटमेंट से हम नहीं जान सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट से हम जान सकते हैं। और इसी को कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायरी स्टेटमेंट्स और सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट्स। सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट्स का मतलब होता है ऐसे जजमेंट्स जो कि सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी कि न्यू नॉलेज मिलने वाली है उसमें, और ए प्रायरी यानी कि प्रायर टू एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के आपको न्यू नॉलेज मिल जाएगी। यानी कि ये कहता है कि ए प्रायरी स्टेटमेंट से अगर आपको ऐसा लगता है नॉलेज नहीं मिलती, तो सिंथेटिक ए प्रायरी स्टेटमेंट से आपको नॉलेज मिल जाएगी। इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि ए प्रायरी स्टेटमेंट से भी नॉलेज मिलती है, न्यू नॉलेज पॉसिबल हो सकती है, यानी कि मैं ये जान सकता हूं कि ये क्या है, इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से ह्यूम के स्केप्टिसिज्म को ये रिजॉल्व कर देता है। इसीलिए कांट को ये कहा जाता है कि ये रैशनलिज्म के, डॉगमेटिज्म को, और ह्यूम के यानी कि एम्पिरिसिज्म के जो स्केप्टिसिज्म है, दोनों को ये रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, दोनों का जो प्रॉब्लम थी उसको ये रिजॉल्व कर देता है, अपनी एक नई फिलॉसफी देता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल फिलॉसफी। इसीलिए इसके एरा को क्रिटिकल एरा बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिसाइज करता है रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को, और क्रिटिसिज्म के थ्रू ही ये दोनों को रिकंसाइल कर देता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। What arguments are offered by Moore to prove that there are certain truisms, knowledge of which is a matter of common sense, critically discussed? 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि मूर ने वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जिसको ट्रूइज्म्स के नाम से जानते हैं, और जिसके थ्रू वो ये कहता है कि कॉमन सेंस जो है वो पॉसिबल होता है। हालांकि ये
मूर ने नहीं बताया कि कॉमन सेंस क्या होता है, इसलिए हमें कॉमन सेंस की जो डेफिनेशन है वो डिक्शनरी में देखनी पड़ती है। लेकिन वो कॉमन सेंस को डिफाइन करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए, कॉमन सेंस को डिफेंड करने के लिए कई सारे आर्ग्यूमेंट्स देता है। जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, कि मैं एक्सपीरियंस करता हूं, बहुत सारी चीजें यहां पे हैं। I can experience my body, I can experience others, I can experience earth, I live on earth, I can experience this air, I can experience my experiences, I can see certain things, I can experience myself। ये कई सारे आर्ग्यूमेंट्स वो देता है। वो ये कहता है कि अगर हम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से जानते हैं, इसके अलावा कॉमन सेंस जो है हमारी जनरल लाइफ में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कहता है कि अगर मुझे प्यास लगी है, मेरे आंखों के सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं पानी का ग्लास जो है उसको यूज करूं, उसको उठाऊं और पानी पी लूं, इससे मेरी प्यास जो है वो बुझ जाएगी। ये मेरा कॉमन सेंस है। इसको जानने के लिए मुझे किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, मुझे आइडियलिज्म से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बर्कले से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं ये पानी पी लूं, क्या ये पानी का ग्लास है, क्या ये पानी है, क्या ये पीने की ऑब्जेक्ट है। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये पीने की ऑब्जेक्ट है, इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। अगर मैं अपने कॉमन सेंस को साइड में रख दूं और हर चीज पे मैं डाउट करूं, फिर तो मेरी लाइफ ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। मैं डेली सुबह को उठूंगा और अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि मैं कौन हूं। मेरा कॉमन सेंस तो काम ही नहीं कर रहा है। मेरे कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं सोया था, इस घर में सोया था, इसका मतलब ये है कि जिस घर में मैं जागा हूं ये मेरा ही घर है और मैं यही रहता हूं। मेरा घर नहीं हो सकता है मैं रेंट पे रहता हूं, लेकिन मैं यहां सोया था, मतलब मैं यही रहता हूं। मेरा कॉमन सेंस कहता है मेरी सारी जितनी जरूरत की चीजें मेरे आसपास हैं, इसका मतलब मैं यही रहता हूं। ये मेरा कॉमन सेंस है। वो आर्गुमेंट देता है ड्रीम का। वो ये कहता है कि जब आपको ड्रीम्स आते हैं ना, जब आपको सपने आते हैं, तब आप कहते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से सोया और मुझे बड़े अच्छे अच्छे सपने आए, अच्छे आए या फिर बुरे सपने आए, लेकिन सपने आए। तो आप ये मानते हो कि जब सपने आते हैं, सपने में जो आप देखते हो वो रियल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है जागते हुए जो आप देखते हो वो सब कुछ रियल होता है। और वो रियल होता है ये आपको कैसे पता? आपके कॉमन सेंस से। अभी आप सो नहीं रहे हो, अभी आप ड्रीम में नहीं हो, ये जो क्लास चल रही है लाइव, ये रियल क्लास है। आपको कैसे पता ये रियल क्लास है? आपका कॉमन सेंस कहता है। आपका कॉमन सेंस कहता है कि यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आया था जहां पे बताया गया था कि 5 बजे, 5:15 बजे जो है एक क्लास होगी जिसमें फिलोसफी का पेपर 1 डिस्कस किया जाएगा। तो आपका ये कॉमन सेंस कहता है कि हाँ ठीक है, अगर हमें डिस्कशन देखना है तो जाना है। तो उस कॉमन सेंस के थ्रू आप यहाँ पे आ गए। इस तरीके से वो कई सारे आर्गुमेंट्स देता है जिसके थ्रू वो सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपना जो कॉमन सेंस है उसको डिफेंड करता है। वो ये कहता है कि जो मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आइडियलिज्म है, उसने हमारी लाइफ को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जैसे कि प्लेटो कि ये जो ग्लास रखा है पानी का, ये क्या है? ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ शैडो है। रियल ग्लास की फॉर्म होती है जो कि इससे ट्रांसेंडेंट है, यानी कि वो सेपरेट रियल में होती है। तो सेपरेट रियल में मैं कहाँ लेने जाऊंगा पानी का ग्लास? मुझे पानी पीने के लिए इसी पानी को पीना पड़ेगा, अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी पानी को पीना पड़ेगा। ये मेरा कॉमन सेंस कहता है और इस कॉमन सेंस से मेरा काम चल जाता है, इसलिए कॉमन सेंस मेरे लिए रियल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डज लेटर विटगेनस्टाइन थिंक दैट देयर कैन नॉट बी अ लैंग्वेज दैट ओनली वन पर्सन कैन स्पीक, अ लैंग्वेज दैट इज एसेंशियली प्राइवेट? डिस्कस। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको एक्सप्लेन करना है विटगेनस्टाइन, लेटर विटगेनस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, जिसमें वो ये बताता है कि प्राइवेट लैंग्वेज कैन नॉट बी अ लैंग्वेज इटसेल्फ। प्राइवेट लैंग्वेज कभी लैंग्वेज ही नहीं हो सकती। मान लेते हैं प्राइवेट लैंग्वेज में कुछ मैंने चीज़ों को, कुछ एक्सपीरियंसेस को मैंने वर्ड्स दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं अपने, और बताया है कि ये जो मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है इसको मैं कोई भी एक नया वर्ड दे दूं जो आपने कभी सुना ना हो। ठीक है, कोई एक नया वर्ड, जो वर्ड मैं खुद को रेफर करता हूं इसको कंसिडर करने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको रेफर करने के लिए कि आज मैं क्लास से किससे लिखने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं नाम रख देता हूं XY। अब मैं आपसे कहूं, आपके घर पे जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे XY दे दो, आप समझोगे क्या? नहीं। लेकिन XY मैंने अपनी खुद की लैंग्वेज, मेरी प्राइवेट लैंग्वेज ही कहती है कि मैं लाइव क्लास में जब पढ़ाता हूं तो वहां पे मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट रहती है जिसका नाम मैंने XY रखा है।
तो ये प्राइवेट लैंग्वेज है। प्राइवेट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ मैं ही समझता हूं, ऐसी लैंग्वेज जो मैं ही समझता हूं, वो लैंग्वेज कहां हुई? क्योंकि लैंग्वेज का काम होता है थॉट्स को शेयर करना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। यहां पे एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है। जो मैंने थॉट यहां पे मैं लेके आया हूं, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप समझे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जब मैंने आपको बोला कि मुझे एक्स वाई चाहिए, तो क्या आप समझे कि मुझे क्या चाहिए? नहीं समझे। इसका मतलब ये मेरा थॉट जो है वो आपके माइंड में नहीं पहुंचा, हमने थॉट को एक्सचेंज नहीं किया। इसका मतलब यहां पे प्राइवेट लैंग्वेज ने लैंग्वेज का ही काम नहीं किया। इस तरीके से ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्राइवेट लैंग्वेज कैन नॉट बी अ लैंग्वेज, कैन नॉट फंक्शन एज अ प्रॉपर लैंग्वेज। इस तरीके से प्राइवेट लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि जो पहले के फिलोसोफर्स रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, हर चीज को, हर फिलोसफी को अपना एक नया टर्म दे दिया है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, प्राइवेट लैंग्वेज प्रेजेंट कर दी है हर फिलोसफी में, जिससे कि उन्होंने फिलोसफी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जिससे कि सारी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो उन सारी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उनकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको इंसान पढ़ के उससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ना कि नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। इस तरीके से प्राइवेट लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है, जिसका नाम है लेटर विटगेनस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डज किरकेगार्ड डिफाइन ट्रूथ इन सब्जेक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी क्रिटिकली डिस्कस। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। यहां पे आपको जो सोरेन किरकेगार्ड है उसकी सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि वो क्यों मानता है कि जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है। अगर बात करते हैं ट्रुथ के सब्जेक्टिव होने की, तो अकेला सोरेन किरकेगार्ड ही नहीं है जो ये कहता है कि ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं जेन पॉल सार्त्र की, तो जेन पॉल सार्त्र भी यही बात मानता है कि आपका ट्रुथ वो है जो आप खुद से बनाते हो, आपका एग्जिस्टेंस वो है जो आप खुद डिसाइड करते हो। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस बाद में आता है। एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस आप बाद में खुद से डिसाइड करते हो कि आपका एसेंस क्या होगा। आप पहले हो, आप क्या हो गए ये खुद से आप बाद में डिसाइड करते हो। इसका मतलब यह है कि आप हो, आपका एग्जिस्टेंस पहले है, लेकिन आप क्या हो, इस बात की जो सच्चाई है, इसका जो ट्रुथ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है जो कोई और आपको बताएगा, जो सभी एक्सेप्ट करते होंगे उसको आप मान लोगे। वो आपका सब्जेक्टिव ट्रुथ है, जिससे आप खुद का अपना सेल्फ जो है उसको क्रिएट करोगे। जैसे आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये आपकी खुद की सब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रुथ आपके लिए ट्रुथ तब होता है जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि रियलिटी वो है जो आप मानते हो। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है आगे इसमें लिखा है क्रिटिकली डिस्कस। अब क्रिटिकली डिस्कस कैसे डिस्कस करेंगे? कुछ और फिलोसोफर्स हैं जो ये कहेंगे इस तरीके से तो सारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो सब्जेक्टिव हो जाएंगे। भाई मैंने कुछ बोला, आप कहते हो कि मुझे तो ऐसे समझ में आया, तो मेरे हिसाब से तो आपने ये कहा है ना। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इस तरीके से दूसरे फिलोसोफर्स हैं जो ये मानते हैं कि जो ट्रुथ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि अगर इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो शंकराचार्य कहेंगे कि जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव है, और जो ट्रुथ है वो क्या है, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है ना। अगर वो सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि वो सभी के लिए एक जैसा है, उसमें यूनिवर्सैलिटी है। लेकिन यहां पे अगर किरकेगार्ड ये बोलता है कि ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि सभी का ट्रुथ के लिए जो इंटरप्रिटेशन है वो भी सब्जेक्टिव होगा। इस तरीके से तो हम कभी भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को जान ही नहीं पाएंगे, सभी के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन ही मान लो, ये क्वेश्चन ही देख लो, इस क्वेश्चन को अगर 100 लोग पढ़ते हैं तो 100 लोग इसका अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और अपना अपना आंसर देंगे। तो फिर किसका आंसर सही होगा? किरकेगार्ड कहता है सभी का आंसर सही होगा। सभी का आंसर सही होगा तो फिर पास और फेल कैसे होंगे? कौन कैसे डिसाइड होगा कि किसको कौन सी रैंक मिलनी है? इस तरीके से इसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि सोरेन किरकेगार्ड कहता है कि नो ट्रुथ कैन बी ट्रुथ फॉर मी अनलेस इट बिकम्स अलाइव इन मी। कोई भी ट्रुथ मेरे लिए तब तक ट्रुथ नहीं है जब तक ये मेरे लिए ट्रुथ नहीं बनता, जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे इसको क्रिटिसाइज करते हैं जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में विश्वास करते हैं। जैसे कि प्लेटो भी है, प्लेटो का जो आइडियलिज्म है उसको भी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है। वो भी यही बात कहेगा कि ट्रुथ तो ऑब्जेक्टिव ही होता है। ट्रुथ क्या है उसके लिए? आइडियाज और फॉर्म्स। आइडियाज और फॉर्म्स जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, उनको आप कैसे देखते हो दैट डजंट मैटर, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं।
इस तरीके से आप इसको क्रिटिसाइज करोगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब इसमें पूछता है, इज रिजेक्शन ऑफ लॉक्स नोशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटी इज इंस्ट्रूमेंटल इन बर्कलेस लीनिंग टुवर्ड्स आइडियलिज्म। In this context, also discuss how Berkeley's subjective idealism is different from absolute idealism proposed by Hegel। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें पहला जो पार्ट है, इज रिजेक्शन ऑफ लॉक्स नोशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज इंस्ट्रूमेंटल इन बर्कलेस लीनिंग टुवर्ड्स आइडियलिज्म। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो डिस्कस हाउ बर्कले सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। दूसरा आपको ये बताना है कि बर्कले का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो हीगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से कैसे डिफरेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले पार्ट की, इज रिजेक्शन ऑफ लॉक्स नोशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज। अब जो लॉक की जो प्राइमरी क्वालिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज का, प्राइमरी क्वालिटीज में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट में कुछ प्राइमरी क्वालिटीज होती हैं जिनको उस ऑब्जेक्ट से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की प्राइमरी क्वालिटी है इसका शेप, इसका साइज, इसका वेट, इसकी सॉलिडिटी, जिसको इससे अलग नहीं कर सकते, और ये परसीवर के माइंड पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप इसको परसीव करते हो तब भी उसका वेट उतना ही रहेगा, साइज उतना ही रहेगा। अगर आप इसको परसीव नहीं करते तब भी उसका वेट, साइज, शेप वैसा ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्राइमरी क्वालिटी है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन को, इज रिजेक्शन ऑफ लॉक्स नोशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज इंस्ट्रूमेंटल इन बर्कलेस लीनिंग टुवर्ड्स आइडियलिज्म। अब क्या लॉक की प्राइमरी क्वालिटीज के कॉन्सेप्ट की वजह से क्या बर्कले का आइडियलिज्म, बर्कले जो था वो आइडियलिज्म की तरफ बढ़ा? अगर हम बात करते हैं बर्कले की, तो बर्कले भी अपने आप में एक इम्प्रेसिव फिलोसोफर है, लेकिन इम्प्रेसिज्म में हम उसको पढ़ते हैं। अपने आप में इम्प्रेसिव फिलोसोफर, इसलिए हम उसको इम्प्रेसिज्म में ही पढ़ते हैं, लेकिन इम्प्रेसिज्म में भी हम बर्कले का आइडियलिज्म पढ़ते हैं जिसका नाम है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो अगर ये इम्प्रेसिस्ट है तो फिर इसका आइडियलिज्म कहां से आ गया? एक इम्प्रेसिव फिलोसोफर आइडियलिस्ट कैसे हो सकता है? आइडियलिस्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं, जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं लॉक की, ये क्या है? ये आइडियाज ही हैं, ये आइडियाज ही हैं। क्योंकि लॉक ने ये कहा था, क्योंकि मुझे इस मार्कर की प्राइमरी क्वालिटी का आइडिया है, इसलिए मैं ये जानता हूं ये मार्कर क्या है। जब बर्कले ने इसको पढ़ा तब बर्कले ने इसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का नाम दिया, और बर्कले ने ये कहा कि जब मैं इस मार्कर को देखता हूं तब मैं इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज को देख के ये समझ जाता हूं कि ये क्या है। इसका मतलब ये है, इस मार्कर को मैं इसके आइडिया से जानता हूं। अब इसका जो आइडिया है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी क्वालिटीज की, तो प्राइमरी क्वालिटीज जो है वो चेंज नहीं होती, तो प्राइमरी क्वालिटीज चेंज नहीं होती, और वो जो प्राइमरी क्वालिटीज है वो आइडियाज हैं। इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रेसिज्म तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आइडियलिज्म भी है, क्योंकि हम चीजों को उनके आइडियाज के थ्रू जान रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो आइडिया है ये कैसा है? ये सब्जेक्टिव आइडिया है। ये सब्जेक्टिव आइडिया क्यों है? क्योंकि मैं मार्कर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, आप अलग तरीके से करते हो। मेरा देखने का नजरिया अलग है, आपका अलग है। चीज़ों को जब मैं देखता हूं मेरा नजरिया अलग रहता है, आपका अलग रहता है, तीसरे का कुछ और रहता है, चौथे का कुछ और रहता है। हम सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी का जो इंटरप्रिटेशन होता है आइडियाज़ को देखने का, आइडियाज़ का मतलब क्या है? प्राइमरी क्वालिटीज़ के और सेकेंडरी क्वालिटीज़ के आइडियाज़ को देखने का जो इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए इसके आइडियलिज्म को सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि लॉक ने क्योंकि प्राइमरी क्वालिटीज को दिया था, अब प्राइमरी क्वालिटीज को जब बर्कले ने पढ़ा तो ये बताया कि ये प्राइमरी क्वालिटीज आइडियाज ही हैं, कुछ और नहीं है। अब क्योंकि ये आइडियाज हैं, इसीलिए बर्कले ये कहता है कि ये जो आइडियाज हैं ये सब्जेक्टिव है, इसीलिए बर्कले जो था वो ही इज नोन एज फादर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब अगर हम बात करते हैं हीगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की, तो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस है? हीगल ये कहता है कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में जो सब्सटेंस यानी कि जो रियलिटी है दैट इज एब्सोल्यूट आइडिया, और वो जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो एक सिंथेटिक आइडिया है जो आता है थीसिस और एंटीथीसिस के अमलगमेशन से। एक जगह थीसिस होता है, दूसरी तरफ एंटीथीसिस होता है। एक थॉट होता है, दूसरा उसका काउंटर थॉट होता है। दोनों जब आपस में रिकंसाइल होते हैं तो एक नया आइडिया आता है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक आइडिया, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। थीसिस प्लस एंटीथीसिस इक्वल्स टू सिंथेसिस। ये है एक डायलेक्टिक मेथड जो कि हीगल ने लिया है सोक्रेटिस से, और इसी को, ये जो सिंथेटिक आइडिया है, इसी को वो कहते हैं एब्सोल्यूट आइडिया। और ये एब्सोल्यूट आइडिया कहां से बनता है? ये एब्सोल्यूट आइडिया बनता है फिनोमिना और नॉमिना दोनों को सिंथेसाइज करके, क्योंकि जो फिनोमिना है एम्पिरिकल रियलिटी वो थीसिस है, नॉमिना जो है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी वो एंटीथीसिस है। दोनों को जब हम रिकंसाइल करते हैं तब बनता है सिंथेसिस।
और ये जो सिंथेसिस है यही एब्सोल्यूट आइडिया है। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो कैसा हुआ, वो डायनामिक है। हीगल के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो कैसा है, डायनामिक है, यानी कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, क्योंकि जो अभी थीसिस है ना, उसने अपना एंटीथीसिस ढूंढा, अब उसने दोनों को रिकंसाइल करके क्या बना दिया, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस हमारे लिए क्या है, एब्सोल्यूट आइडिया है। लेकिन जो एब्सोल्यूट आइडिया है, जो सिंथेसिस है, वो बहुत दिन तक सिंथेसिस नहीं रहेगा, वो अपना एंटीथीसिस ढूंढ लेगा और खुद बन जाएगा थीसिस, और एक नया आइडिया प्रोड्यूस कर देगा, जो कि उस टाइम पे बन जाएगा एब्सोल्यूट आइडिया, जिसको कहते हैं सिंथेसिस। लेकिन वो सिंथेसिस भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो स्टैटिक ना होके वो कैसा है, वो डायनामिक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की, तो बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये कहता है कि इस मार्कर का जो मेरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है वो जो अभी है वही कल रहेगा। आज मैं इसको ब्लू एंड व्हाइट मार्कर बोलता हूं, कल भी मैं इसको ब्लू एंड व्हाइट मार्कर बोलूंगा। इस मेरी नॉलेज में कोई चेंज आने वाला नहीं है, इस मार्कर के आइडिया में मेरा कोई चेंज आने वाला नहीं है। इस मार्कर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के आइडियाज हैं उनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, यानी कि जो आइडियाज हैं वो कैसे हैं, वो स्टैटिक हैं। लेकिन हीगल के लिए जो आइडियाज हैं वो कैसे हैं, वो डायनामिक हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। यही डिफरेंस है बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में और हीगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन बी, हाउ डज स्पिनोजा एस्टैब्लिश दैट गॉड अलोन इज एब्सोल्युटली रियल विद हिज स्टेटमेंट व्हाटएवर इज इन गॉड क्रिटिकली डिस्कस। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे आपको स्पिनोजा का पैंथीज्म एक्सप्लेन करना है कि जो स्पिनोजा का पैंथीज्म है वो कैसे काम करता है। स्पिनोजा का जो पैंथीज्म है, पैंथीज्म का मतलब होता है एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, यानी कि नेचर इज आइडेंटिकल टू गॉड एंड गॉड इज आइडेंटिकल टू नेचर, यानी कि गॉड और जो नेचर है दोनों एक ही हैं। जो गॉड है वो चीजों से ट्रांसेंडेंट नहीं है बल्कि चीजों में ही इमैनेंट है, यानी कि स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड है वो कैसा है, वो नेचुरलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड है। नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर, और इस कॉन्सेप्शन को हम कहते हैं पैंथीज्म। इस तरीके से जो स्पिनोजा है वो कौन है, वो एक पैंथीस्ट है। और पैंथीस्ट जो होता है वो ये मानता है कि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज स्पिनोजा एस्टैब्लिश दैट गॉड अलोन इज एब्सोल्युटली रियल। अब अगर हम बात करते हैं गॉड इज एब्सोल्युटली रियल, इसका मतलब गॉड जो है उसके लिए सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी, ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। तो स्पिनोजा के लिए जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी वो तो एक ही है, और वो कौन है, वो गॉड है। लेकिन ये गॉड पर्सनल गॉड ना होकर इम्पर्सनल गॉड है। पहली चीज, ये कोई पर्सनलिस्टिक फॉर्म में नहीं है, ये इम्पर्सनल गॉड है। और ये जो गॉड है ये ट्रांसेंडेंट भी नहीं है चीजों से, ये इस वर्ल्ड से ट्रांसेंडेंट नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में इमैनेंट है। ये वर्ल्ड जो है, यानी कि जो इंटायर कॉस्मोलॉजी है, जो नेचर है, वही गॉड है। तो इसको हम कहते हैं पैंथीज्म। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्पिनोजा के अकॉर्डिंग जो गॉड है दैट इज द ओनली एब्सोल्यूट रियलिटी विद दिस स्टेटमेंट व्हाटएवर इज इन गॉड, यानी कि जो कुछ भी है वो कहां है, वो गॉड में है, गॉड से बाहर नहीं है। जो कुछ भी है वो गॉड में है, गॉड से बाहर नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इस मार्कर की, तो ये मार्कर गॉड में है, गॉड इस मार्कर में है। अगर मैं बात करता हूं मेरी, तो मैं गॉड में हूं और मेरे में गॉड है, क्योंकि गॉड के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो ये कहता है, एक थॉट, दूसरा एक्सटेंशन। मेरे पास वो दोनों है, मेरे पास थॉट भी है, मेरे पास एक्सटेंशन भी है। थॉट का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, एक्सटेंशन का मतलब होता है टाइम और स्पेस में एक्सटेंड करना। मैं टाइम और स्पेस में एक्सटेंड भी करता हूं, मेरे पास कॉन्शियसनेस भी है। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो ये टाइम और स्पेस में एक्सटेंड तो करता है, लेकिन इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। एक एट्रीब्यूट तो है ना गॉड का, वो कौन सा है, एक्सटेंशन, तब भी ये गॉड हुआ। यानी कि गॉड का एट्रीब्यूट गॉड में है, इसका मतलब ये है कि हर चीज जो है वो किस में है, गॉड में है। व्हाटएवर इज इन गॉड, यानी कि जो कुछ भी है वो कहां है, वो गॉड में ही है, क्योंकि जो कुछ भी है वो गॉड के ही एट्रीब्यूट्स हैं, या तो थॉट के फॉर्म में या फिर एक्सटेंशन के फॉर्म में। मेरे पास दोनों ही चीजें हैं, आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास थॉट भी है, आपके पास एक्सटेंशन भी है। तो आप कौन हैं, आप गॉड के ही एट्रीब्यूट हैं, यानी कि आप अल्टीमेटली गॉड ही हैं। क्लियर? इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात करते हैं क्रिटिकली डिस्कस करने की, तो जब हम बात करते हैं इसको क्रिटिकली डिस्कस करने की, तो यहां पे पैंथीज्म को आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है। पैंथीज्म को कौन क्रिटिसाइज करेगा, जो पैंथीस्ट नहीं होगा,
ठीक है, पैंथीज्म को कौन क्रिटिसाइज करेगा? जो पैंथीस्ट नहीं होगा। अब पैंथीस्ट कौन कौन नहीं है? अगर हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड की, जो ये मानते हैं कि जो गॉड है दैट इज ट्रांसेंडेंट, जो इस वर्ल्ड में ना होके, इस यहाँ पे इमैनेंट ना होके, वो कहाँ है? वो ट्रांसेंडेंट है, यानी कि इस वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड से बियॉन्ड है। ऐसा कोई होगा? वो कौन है? ट्रांसेंडेंट गॉड की बात कौन करता है? हम प्लेटो को ले सकते हैं, प्लेटो इसको क्रिटिसाइज कर सकता है। प्लेटो ट्रांसेंडेंस की बात करता है क्योंकि उसका हर आइडिया जो है वो ट्रांसेंडेंट ही है। यही हमने बात की थी प्लेटो वाले क्वेश्चन में भी। प्लेटो और अरिस्टोटल की जब हमने फॉर्म्स को हमने डिस्टिंग्विश किया था तो वहां भी हमने यही सीखा था कि प्लेटो की जो फॉर्म्स है वो ट्रांसेंडेंट है, जबकि जो अरिस्टोटल की फॉर्म्स है वो चीज़ों में ही, मैटर में ही इमैनेंट हैं। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं कि गॉड हर चीज़ में इमैनेंट है और हर चीज गॉड में है, तो यहां पे इमैनेंस को आपको क्रिटिसाइज करना है। इमैनेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए आप किसी भी ऐसे फिलोसोफर को ले आइए जो ट्रांसेंडेंस की बात करता है, जो इमैनेंस की बात नहीं करता, यानी कि गॉड के इम्पर्सनल होने की जो भी बात करता है। शंकराचार्य भी ऐसी ही बात करते हैं। शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो भी तो ट्रांसेंडेंट है। ब्रह्म के कोई एम्पिरिकल प्रूफ थोड़ी ना देते हैं, वो नेति नेति के कॉन्सेप्ट से वो गॉड को समझाते हैं कि ब्रह्म इज ट्रांसेंडेंटल ओनली ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी दैट इज फॉर्मलेस, शेपलेस, निर्विशेष, निर्गुण और निराकार। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आप पैंथीज्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। किसी को भी एक को लेके जो कि पैंथीज्म में विश्वास नहीं करता हो, जो कि पर्सनल गॉड में विश्वास करता हो, उससे भी आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि इनका जो व्यू है वो तो इम्पर्सनल है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्रिटिकली एग्जामिन कांट्स ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया है वो किसने दिया है? सेंट एंसेल्म ने, है ना। सेंट एंसेल्म, उसके बाद में जो डेकार्ट्स है वो भी आया था, लिबनिस भी आया था। इनको सपोर्ट करने के लिए उसने अपने एक मॉडिफाइड वर्जन दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं सेंट एंसेल्म के ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की, तो सेंट एंसेल्म का जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि नथिंग ग्रेटर देन व्हाट वी कैन कंसीव दैट इज कॉल्ड गॉड। जिससे ग्रेट कुछ और कंसीव नहीं किया जा सकता वही गॉड है, विच मीन्स गॉड इज द ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग, ग्रेटेस्ट कंसीवेबल एंटिटी। ऐसी कोई एंटिटी जिससे और ज्यादा ग्रेट कुछ और कंसीव नहीं किया जा सकता, विच मीन्स ही इज परफेक्ट। अब वो परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो मेरे माइंड में भी है और माइंड के बाहर रियल में भी है। अगर वो मेरे सिर्फ माइंड में होता तो उसको हम परफेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए उसको मेरे माइंड में भी होना चाहिए और रियल में भी होना चाहिए। अब अगर मैं उसको परफेक्ट मानता हूं, इसका मतलब वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि परफेक्ट होने की शर्त यही होती है कि वो मेरे माइंड में भी होगा, माइंड के बाहर रियल में भी होगा। तो जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक रियल कॉन्सेप्ट है। गॉड इज रियल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन माई माइंड एंड outside my mind as well. This is why he is known to be perfect, and nothing more perfect entity can be conceived than that entity who is perfect, who is most perfect. जो अपने आप में मोस्ट परफेक्ट है, उससे ज्यादा और परफेक्ट एंटिटी को मैं कंसीव नहीं कर सकता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेंट एंसेल्म ये कहते हैं कि जो मोस्ट परफेक्ट बीइंग है उसके परफेक्शन की वजह से वो गॉड है, क्योंकि उससे ज़्यादा परफेक्ट मैं कुछ कंसीव नहीं कर पाता। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि उसकी जो रियलिटी है, गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, वो उसके परफेक्शन की वजह से इन्होंने कंसीव किया है, क्योंकि गॉड परफेक्ट है इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। अब कांट इस ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को ये जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है सेंट एंसेल्म का, कांट इसको क्रिटिसाइज करता है। कांट कहता है कि परफेक्ट होना किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी एंटिटी की क्वालिटी होती है, और किसी की क्वालिटी से उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं होता, क्योंकि जो क्वालिटी है वो उसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट से सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को आप प्रूफ नहीं कर सकते। प्रेडिकेट से आप उस सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में एक एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं यूनिकॉर्न्स की एक एंटिटी मेरे माइंड में है।
अब यूनिकॉर्न्स का मैं ये बोलूं कि क्योंकि यूनिकॉर्न्स पर्पल होते हैं, पर्पल कलर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो कोई बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती। कांट ये कहता है किसी की क्वालिटी से, किसी के क्वालिटी से उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिटी उन चीजों की भी होती है जो चीजें नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न्स। अब यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन उनमें भी क्वालिटी हो सकती है। क्या क्वालिटी? कि वो ब्यूटीफुल हॉर्सेस होते हैं, उनके सिर पे एक सींग होता है, पर्पल कलर के होते हैं, बड़े सुंदर से दिखते हैं, ठीक है, सुंदरता उनकी हो गई, एक सींग होना हो गया और पर्पल कलर हो गया, ये सारी उनकी क्वालिटीज हैं। तो क्या उनकी क्वालिटीज से जो यूनिकॉर्न्स है उनका एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाएगा कि सच में यूनिकॉर्न्स होते हैं? नहीं होता ना। इसी तरीके से गॉड का एग्जिस्टेंस उसके परफेक्ट होने से प्रूव नहीं होता। इस तरीके से जो कांट है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को क्रिटिसाइज करता है। क्लियर? इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एक्सप्लेन रसेल्स नोशन ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दिस नोशन लीड्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लॉजिकल एटोमिज्म। अब रसेल का जो इनकम्प्लीट सिंबल्स का जो नोशन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि रसेल इनकम्प्लीट सिंबल्स के बारे में क्या कहता है। रसेल कहता है कि ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाते वो इनकम्प्लीट सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं प्राइम मिनिस्टर, व्हाट प्राइम मिनिस्टर, हु इज प्राइम मिनिस्टर, कहां का प्राइम मिनिस्टर, कौन प्राइम मिनिस्टर, ये इनकम्प्लीट सिंबल है। अगर मैं कहता हूं द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये इनकम्प्लीट नहीं, ये कंप्लीट सिंबल है, क्योंकि यहां से आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को सिंबलाइज कर पाओगे। तो ये कहता है कि इनकम्प्लीट सिंबल्स जो हैं वो कभी भी आपके लिए एटॉमिक फैक्ट नहीं हो सकते, यानी कि वो कभी भी आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकते। तो कंप्लीट नॉलेज देने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स का मतलब है उसका प्रपोजिशंस, यानी कि स्टेटमेंट्स, जजमेंट्स, तो जजमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको कंप्लीट नॉलेज देते हों, और कंप्लीट नॉलेज देते हो जिनका कोई फर्दर एनालिसिस पॉसिबल ना हो। जैसे कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी के टाइम पे अगर मैं कह रहा हूं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या इसका कोई फर्दर एनालिसिस पॉसिबल हो सकता है ना? हो सकता है क्या? मिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा क्या इसका कोई और नाम, कोई और आंसर हो सकता है क्या? क्या कोई और इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है ये कंप्लीट सिंबल है, और ये कंप्लीट सिंबल है, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है जो कि अपने आप में कंप्लीटली मीनिंगफुल है, जिसका कोई फर्दर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट्स ऐसे ही होने चाहिए जिनका कोई फर्दर एनालिसिस पॉसिबल ना हो। ऐसे स्टेटमेंट्स को वो बोलता है लॉजिकल एटम्स। एटम्स इसलिए क्योंकि उनका फर्दर एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो सकता, लॉजिकल इसलिए क्योंकि उनके पीछे एक लॉजिक होता है। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजेंट का अपना लॉजिक है, प्राइम का अपना लॉजिक है, मिनिस्टर का अपना लॉजिक है, इंडिया का अपना लॉजिक है। और ये जो सीरीज में जो स्ट्रक्चर बनाया ना स्टेटमेंट का, कि पहले प्रेजेंट रखा, फिर बाद में प्राइम रखा, फिर मिनिस्टर रखा, फिर इंडिया रखा, ऑफ रखा, फिर इंडिया रखा, इसमें भी एक लॉजिक है। इसलिए क्या है, ये एक लॉजिकल एटोमिज्म है। इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो प्रपोजिशंस है वो ऐसे होने चाहिए जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देते हो, जो कि आपको बताते हो कि वो कहना क्या चाहते हैं, जो कि रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करते हो, विच इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, जो कि काम करती है उसके लॉजिकल एटम्स में। तो वो ये कहता है कि प्रपोजिशंस ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको कंप्लीट रियलिटी के बारे में पता चलता हो, जो कुछ रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करते हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना होता हो, जिसका कोई फर्दर एनालिसिस पॉसिबल ना हो। ऐसा पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है जब जो स्टेटमेंट्स हैं वो लॉजिकल एटम्स होंगे, जिसको वो लॉजिकल फैक्ट्स बोलता है। इसको वो एटॉमिक फैक्ट्स भी बोलता है। एटॉमिक फैक्ट्स इसीलिए क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो कि एटॉमिक हैं, एटॉमिक इन नेचर, this is why they cannot be further reduced, they cannot be further interpreted, जिनका कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है, इसी वजह से वो ये कहता है क्योंकि यहां पे इनकम्प्लीट सिंबल्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्रपोजिशंस जो कि अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होते, इसलिए उसको एक नई थियरी बनानी पड़ती है जिसका नाम है लॉजिकल एटोमिज्म। तो उसके हिसाब से सारे जो फैक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एटॉमिक फैक्ट्स होने चाहिए, जिनका फर्दर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ना हो, ताकि हम रियलिटी को वैसे ही जाने जैसे रियलिटी होती है। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का बी,
Among the rationalists whose account of mind-body problem is compatible with the notion of human freedom and free will critically discussed 2015 सॉरी ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं अब जो रेशनलिस्ट हैं, अब रेशनलिस्ट में हमारे तीन आते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हुज अकाउंट ऑफ माइंड बॉडी प्रॉब्लम, माइंड बॉडी प्रॉब्लम की बात कौन करता है? डेकार्ट करता है, स्पिनोजा करता है, और इनको क्रिटिसाइज करने के लिए लेबनिज भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो माइंड बॉडी प्रॉब्लम है वो किसके साथ में कंपैटिबल होती है? ह्यूमन फ्रीडम एंड फ्री विल, ह्यूमन फ्रीडम और फ्री विल के साथ में माइंड बॉडी प्रॉब्लम भी कंपैटिबल होती हो, ये किसके साथ होता है? तो अगर हम बात करते हैं डेकार्ट्स और स्पिनोजा की, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो बात करते हैं माइंड बॉडी डुअलिज्म की। तो जो डेकार्ट्स है वो ये कहता है कि रियलिटी जो है, जो सब्सटेंस है वो तो गॉड ही है, लेकिन गॉड के ऊपर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उनको भी हम सब्सटेंस मान सकते हैं, जैसे कि माइंड और बॉडी। तो माइंड और बॉडी को भी वो रियल मानता है और वो ये कहता है कि दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, विच इज नोन एज इंटरैक्शनिज्म। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम एंड फ्री विल की, कि फ्रीडम और फ्री विल होती है क्या? तो यहां पे फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, और डेकार्ट्स और स्पिनोजा, डेकार्ट्स और स्पिनोजा में सिर्फ स्पिनोजा ही है जो कि फ्रीडम और फ्री विल की बात करता है, यानी कि डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की बात करता है। डेकार्ट्स इसकी बात नहीं करता। तो इसलिए अभी हम डेकार्ट्स को छोड़ के अभी हम किसकी बात करेंगे? स्पिनोजा की, क्योंकि हमारे पास स्पिनोजा ही बचता है जो कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम के साथ में फ्रीडम और डिटर्मिनेशन की बात करता है, जो कि हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा लिबनिज करता है, लेकिन लिबनिज जो है वो माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है प्री एस्टैब्लिश हार्मनी की। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक ही फिलोसोफर बचता है, वो बचता है स्पिनोजा, कि स्पिनोजा जो है वो माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में भी बात करता है, उसके साथ में जो फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म है वो कैसे कंपैटिबल है इसके बारे में भी बात करता है। अब अगर बात करते हैं स्पिनोजा की, तो स्पिनोजा देता है थॉट और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है जो सब्सटेंस है, क्योंकि अभी पहले भी हमने इसको पढ़ा था, पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो स्पिनोजा है उसका जो कॉन्सेप्ट है पैंथीज्म का, वो ये मानता है गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। इसका मतलब गॉड इज द ओनली रियलिटी। अब गॉड जो है वो ओनली रियलिटी है, यानी कि हर चीज जो है वो गॉड ही है, नेचर जो है वो गॉड ही है ना। जो गॉड है वो नेचर है, नेचर गॉड है, यानी कि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। यानी कि वो कौन है? वो पैंथीस्ट है। अगर वो पैंथीस्ट है इसका मतलब ये है कि उसके लिए अल्टीमेट रियलिटी कौन हुई? गॉड हुई। लेकिन गॉड के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, थॉट और एक्सटेंशन, जिसको डेकार्ट्स ने माइंड बॉडी बोला है। तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम को ही आगे डिस्कस करता है स्पिनोजा, जिसको वो थॉट और एक्सटेंशन के नाम से एड्रेस करता है। अब थॉट और एक्सटेंशन जो है वो ये कहता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, दोनों जो हैं वो अलग अलग नहीं रहते, दोनों कैसे रहते हैं? गॉड में पैरेलल रहते हैं, दैट इज नोन एज पैरेललिज्म। तो डेकार्ट्स ने दिया था क्या? इंटरैक्शनिज्म। अब जो स्पिनोजा है वो उसको पैरेललिज्म देता है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। वो ये कहता है कि गॉड के जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट और एक्सटेंशन, दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों एक साथ में चलते हैं, दैट इज नोन एज पैरेललिज्म, जिसकी वजह से चीजें यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं थॉट और एक्सटेंशन के फॉर्म में, यानी कि अल्टीमेटली वो क्या है? वो सारी चीजें गॉड ही हैं। अब अगर हम बात करते हैं सारी चीजें गॉड हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि सारी चीजें जो चलती हैं वो गॉड की इच्छा से चलती होंगी। इस हिसाब से तो सारी चीजें गॉड की इच्छा से चलेंगी। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट लेके आता है डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम का, फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म का। अब वो ये कहता है कि हम सभी के पास फ्री विल है, गॉड ने हमें फ्री विल दी है, लेकिन इस फ्री विल में डिटर्मिनिज्म भी है। इसको कैसे वो एक्सप्लेन करेगा? वो ये कहता है कि यहाँ पे हर चीज गॉड में हो रही है, गॉड से बाहर नहीं हो रही, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। यानी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड में हो रहा है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो बोलने वाला है यहाँ पे इस क्लास में वो भी गॉड है, जो सुनने वाला है आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में जहां भी आप इस क्लास को देख रहे हो वो भी गॉड है। हर चीज गॉड में हो रही है, बोलने वाला भी गॉड है, सुनने वाला भी गॉड है, बीच में हमारा जो मीडियम है यूट्यूब का वो भी क्या है? वो भी गॉड है। अगर किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या है? वो सारी चीजें गॉड ही है। एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हर चीज गॉड की इच्छा से हो रही है, यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनिज्म है। अगर डिटर्मिनिज्म है तो फिर मुझे वो फ्रीडम का एहसास कैसे होता है? If everything is deterministic, how can I say that I am free?
तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए वो ये कहता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपके पास फ्रीडम है इन ऑप्शंस में से कुछ भी चूज करने की। उस फ्रीडम की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप फ्री हो। आपको एक फ्री विल दी जाती है, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन ये भी पहले से प्रीडिटर्मिनिस्टिक होता है कि उनमें से आप कौन सा चूज करोगे। तो थॉट और एक्सटेंशन में वही हो रहा है जो गॉड चाह रहा है। बस थॉट और एक्सटेंशन को ऐसा लगता है कभी कभी, जिसके पास थॉट है, जैसे कि मेरे पास थॉट यानी कि कॉन्शियसनेस है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहां पढ़ाने आया हूं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी मर्जी से यहां पढ़ने आए हो, जबकि रियलिटी ये है कि यहां पे डिटर्मिनिज्म था। गॉड ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि यहां पे कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा, किस टाइम पे पढ़ाएगा, किस टाइम पे पढ़ेगा। जैसे ये क्लास 5 बजे होने वाली थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से 5 बजे क्लास पॉसिबल नहीं हो पाई, और ये क्लास फिर हमें 5:15 बजे फिर से हमें रीशेड्यूल करनी पड़ी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डिटर्मिनिस्टिक। उसके प्लान में यही था, उसके प्लान में नहीं यही था, इसलिए ये हो रहा है। मेरे प्लान से कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं फ्री हूं, जब चाहे मैं क्लास ले सकता हूं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जब चाहे क्लास देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप अभी आए हो क्योंकि उसकी प्रीडिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, उसके प्रीडिटर्मिनिज्म में पहले से था। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा चूज करोगे ये भी पहले से वो डिसाइड कर रखता है। इसी को कहते हैं फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का है, व्हाट डू द एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स मीन बाय द स्लोगन एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, हाउ इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस रिलेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देम, डिस्कस। अगर बात करते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स की, जो ये कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस बाद में आता है, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर है। वो ये कहते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस पहले है, आप पहले एग्जिस्ट करते हो, आप क्या होगे ये बात की बात है। आपका एसेंस यानी कि आप क्या होगे ये बात की बात है, ये बाकी के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप खुद से डिसाइड करोगे। ये आप खुद से डिसाइड करोगे कि आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये आप खुद से डिसाइड करोगे, ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। इसकी आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री, और आपका एग्जिस्टेंस और आपकी फ्रीडम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपके पास फ्रीडम भी है। फ्रीडम किस बात की? फ्रीडम टू चूज, बट वट एवर यू हैव चूजन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने जो कुछ भी चूज किया है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, आप अपनी चॉइसेस करते हो, जो कुछ भी आपने चूज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, विच मीन्स यू आर एन ऑथेंटिक बीइंग। आप एक ऑथेंटिक बीइंग हो, और यही आपकी ऑथेंटिसिटी कहलाती है। आपका जो एसेंस है, आप क्या होगे, ये आपके फैमिली वाले डिसाइड नहीं करेंगे, आपके टीचर्स, सोसाइटी, लॉ, एथनिक रूल्स, रिलीजियस रूल्स, ये सब डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप खुद से डिसाइड करोगे। आपके खुद के डिसीजन से आप वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो। आपका जो एसेंस है वो प्री डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, आप खुद से इसको डिसाइड करते हो। यही मतलब है इसका, किसका? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और ये जो हमारे तीनों फिलोसोफर्स हैं वो ये मानते हैं, सोरेन किरकेगार्ड, जॉन-पॉल सार्त्र और मार्टिन हाइडेगर। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाउ इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस रिलेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देम। अब किस तरीके से ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो फ्रीडम के साथ में रिलेटेड है। आपका इसका रिलेशन कैसे है कि ये मानते हैं कि एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट की तरह है ये। अगर आप हो तो आप फ्री भी हो। आप कभी भी ये नहीं कह सकते आई हैड नो चॉइस, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी। सार्त्र कहता है आपके पास हमेशा चॉइस होती है। कभी भी अगर आपके कोई गन पॉइंट पे भी कोई अगर बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वहां पे भी आपके पास चॉइस होती है कि आप उसकी बात को मानो या फिर नहीं मानो। और अगर आप मानते हो उसकी बात को और फिर बाद में ऐसा कहते हो उसने तो गन पॉइंट पे मेरे से काम कराया इसलिए मुझे करना पड़ा, सार्त्र इस बात को नहीं मानेगा। सार्त्र कहेगा वहां भी आपके पास चॉइस थी, आप उसकी बात को मानते या फिर नहीं मानते। आपने माना यानी कि आपके पास चॉइस थी और आपने चूज भी किया। इसके लिए वो एग्जांपल देता है कि एक बार गॉड ने अब्राहम से कहा कि तुम्हें अपना सबसे डियरेस्ट चीज जो है वो सेक्रीफाइस करनी है। तो अब्राहम ने अपना जो डियरेस्ट सन था उसको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उसने ये कहा, उसका एक्सक्यूज उसने ये दिया कि अब भाई गॉड ने मेरे से बोला था तो फिर मैं गॉड की बात को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं।
वो ये कहता है गॉड की बात को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ईश्वर ने मेरे से बोला तो मुझे करना पड़ा। सात्र कहता है ऐसा नहीं होता, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बैड फेथ करते हो। ये जो आपका एक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कि नहीं मुझे मैंने तो करना पड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, किसी और के ऊपर डाल देते हो कि उसने मेरे से करवाया इसलिए मुझे करना पड़ा, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के ऊपर डाल रहे हो, तो दिस एक्ट इज नोन एज बैड फेथ। और इस तरीके के जो बीइंग्स होते हैं दे आर फॉलन और इनऑथेंटिक बीइंग। ये फॉलन बीइंग नहीं, ये फॉलन बीइंग है, ये ऑथेंटिक बीइंग नहीं होते। ठीक है, ऐसे वो कहता है कौन, सात्र। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 10 + 10 10 + 10 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाई डज हुजरल थिंक दैट एसेंस एग्जिबिट अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग, डिस्कस। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर बी। क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग रहा है तो इसलिए आज हम सिर्फ वेस्टर्न को ही कवर करेंगे। कल हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम इंडियन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल, उसके बाद में रिलीजन। ठीक है, आज मैंने सोचा था कि दोनों को हम कवर कर लेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आज हम सिर्फ वेस्टर्न को कवर करेंगे, इंडियन को कल करते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाई डज हुजरल थिंक दैट एसेंस एग्जिबिट अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। एसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे हुजरल के लिए? एसेंस का मतलब है रियलिटी। अब जो रियलिटी है वो कहाँ रहती है? एग्जिबिट अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। ठीक है, बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। अब बीइंग और कॉन्शियसनेस के बीच में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है उसका जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पढ़ा था इंटेंशनैलिटी का, कि यहां पे हर एक्ट जो है वो इंटेंशनल एक्ट होता है। अगर मैं कुछ करता हूं, अगर मैं कुछ सोचता हूं तो थिंकिंग के लिए मेरी कोई ऑब्जेक्ट होगी ना। अगर मैं सोच रहा हूं तो किसी के बारे में सोच रहा हूं, किसी इवेंट के बारे में सोच रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूं। अगर मैं सोच रहा हूं तो ये मेरा एक इंटेंशनल एक्ट है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, जिसको नोसिस और नोएमा कहता है। नोसिस का मतलब एक्ट ऑफ थिंकिंग और नोएमा का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। यानी कि जब भी मैं सोचता हूं तो मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूं। यानी कि यहां पे अगर हम बात करते हैं कि एसेंस एग्जिबिट्स, एसेंस का मतलब क्या है कि जिस चीज के बारे में सोचा जा रहा है जो कि रियल है। ठीक है, एग्जिबिट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसमें क्या होता है? उसमें कंटिन्यूटी होती है बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। अब यहां पे कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि आपका एक्ट ऑफ थिंकिंग, जिसको वो नोसिस कहता है, और बीइंग का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहां पे इंटेंशनल एक्ट जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि इंटेंशनैलिटी इज ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, कि जो इंटेंशनैलिटी है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी कि जब भी आप सोचते हैं तो किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे। मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं सोच रहा हूं। मैं आपसे पूछूं क्या सोच रहे हो, आपको ये नहीं पता क्या सोच रहा हूं। ऐसा नहीं होता। किसके बारे में सोच रहा हूं, ये नहीं पता किसके बारे में सोच रहा हूं, बस सोच रहा हूं। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में या फिर जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो वो एग्जिस्टेंट भी हो सकती है, नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकती है। जैसे आप यूनिकॉर्न्स के बारे में सोचते रहो, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर आप ताजमहल के बारे में सोचो जो कि एग्जिस्टेंट है, वो भी पॉसिबल है। इस बात से हुजरल को कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं किसी नॉन एग्जिस्टेंट चीज के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि वो बस इतना कहता है कि जब भी आप सोचते हो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रियल होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे इंटेंशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है हल्का सा, और थोड़ा सा आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा पूरे पेपर में वेस्टर्न में जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है कि ये कौन सा टॉपिक है जो हमने क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको जो इंटेंशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझाना है, नोसिस और नोएमा। नोसिस इज अ एक्ट ऑफ थिंकिंग, नोएमा इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टू डॉगमास दैट क्वाइन रेफर्स टू इन हिज पेपर टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से दो डॉगमास हैं जिन पर जो क्वाइन है जिनको वो क्रिटिसाइज करता है अपने पेपर में टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म में। वो दो डॉगमास कौन कौन से थे? अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको, बहुत अच्छे से आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, और हर साल ये क्वेश्चन
आता है, लगभग हर साल आता है। स्ट्रॉसन का क्वेश्चन कम आता है, क्वाइन का क्वेश्चन जनरली हर साल आता है। और यही एक क्वेश्चन आता है कि उसके कौन से 2 डॉगमास हैं। पहला डॉगमा क्या है कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, और दूसरा रिडक्शनिज्म कि ऑल मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स आर रिड्यूस्ड टू द इमीडिएट एक्सपीरियंस। ये 2 डॉगमास हैं जिनको आपको बताना है, और ये क्या होते हैं इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। यही 2 डॉगमास हैं जिनको वो ये कहता है कि अगर इन 2 डॉगमास को एम्पिरिसिज्म से निकाल दिया जाएगा तो एम्पिरिसिज्म एक बेटर वर्जन निकल के आएगा, जिसको क्वाइन जो है वो ये कहता है कि इस तरीके का जो एम्पिरिसिज्म होगा दैट इज नोन एज रेडिकल एम्पिरिसिज्म और नियो एम्पिरिसिज्म, जिसमें 2 डॉगमास नहीं होंगे। एनालिटिक और सिंथेटिक में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, और रिडक्शनिज्म का जो मेथड है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ये मानता है कि एनालिटिक और सिंथेटिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एनालिटिसिटी अपने आप में क्लियर नहीं है। और जो रिडक्शनिज्म है वो फोकस करता है किसी ऐसे स्टेटमेंट की तरफ जो ये कहता है कि मुझे सारी नॉलेज किसी सिंपल, किसी एक डेफिनेट, किसी सिंगल स्टेटमेंट से नॉलेज मिल जाती है, जबकि वो ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई स्टेटमेंट आपको नॉलेज नहीं देता, ये पूरी लैंग्वेज होती है जो एक साथ काम करती है। जैसे कि अगर मैं कोई भी आपको स्टेटमेंट बोल दूं, उस स्टेटमेंट से आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या बोला। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि नीचे वदलाउशी वो शनिदा शुएशांग हंगाउशिंग रेंशिनी, ये मैंने 3 स्टेटमेंट बोले। क्या इन 3 स्टेटमेंट से आप समझ पाए कि मैंने क्या बोला? नहीं समझे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने जिस लैंग्वेज में स्टेटमेंट बोले उस लैंग्वेज की आपको जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कोई स्टेटमेंट जानकारी नहीं देता, ये पूरी लैंग्वेज होती है जो स्टेटमेंट के थ्रू आपको नॉलेज देती है। तो आप अपनी नॉलेज को किसी स्टेटमेंट में रिड्यूस नहीं कर सकते कि ये नॉलेज मुझे इस स्टेटमेंट से मिली, नहीं। पूरी लैंग्वेज होती है जो वहां पे एज अ होल काम करती है। इसी को कहा जाता है क्वाइन का होलिज्म। तो वो ये कहता है कि आप ऐसा ना करें, किसी स्टेटमेंट को आप पूरा वेटेज नहीं दे सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते कि उससे आपको नॉलेज मिली। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म एंड दैट इज अ डॉगमा। तो ये 2 डॉगमास की बात करता है क्वाइन, जो ये कहता है कि एम्पिरिसिज्म से ये 2 डॉगमास जो हैं वो आउट होने चाहिए, तभी एम्पिरिसिज्म एक अच्छा बेटर वर्जन निकल के सामने आ सकता है। सच में वो एक अच्छा एम्पिरिसिज्म, एक अच्छा एम्पिरिसिस स्कूल ऑफ थॉट होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे इंडियन फिलॉसफी की, क्योंकि आज कंप्लीट हो गया है टाइम और मुझे अब जाना होगा। तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे हमारा पेपर 1 का पार्ट बी, दैट इज इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो बताइए।